कौन नहीं जानता कि लालच बुरी बला है और मजबूरी किसी जुर्म का जवाज नहीं बन सकती, लेकिन ये छोटा सा सबक भूल जाने वाले अक्सर निकल पड़ते हैं बुराई के रास्ते पर, जिसका अंजाम इंतहाई भयानक होता है। प्रोग्राम अंजाम के साथ मैं हूं नोमान मकसूद और आज के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं खतरनाक अफगान हाजी गैंग, झपटा गैंग और लोगों को लूटने वाले एक जाली कर्नल के कानून की गिरफ्त में आने की दास्तानें। तो शुरू करते हैं जालसाज और फ्रॉडिये की कहानी से, जिसका नाम तो असली मगर दर्शन झूठे हैं। ये है राय नदीम उर्फ कर्नल राय नदीम उर्फ मुस्तकबिल का ब्रिगेडियर राय नदीम उर्फ साबिक सहाफी। कानून का मेहमान है ये मुलजिम। फ्रॉड और धोखाधड़ी के लिए अपने आप को हसास इदारे का कर्नल बताता है। FIA के मुताबिक 2 साल से सादा लोगों को ये मुलजिम जल्द ही कर्नल से ब्रिगेडियर बनने की कहानियां सुनाकर बेवकूफ़ भी बनाता रहा है। ये शिकार बनाता है मेहनतकश तबके के लोगों को। और इस्लामाबाद से ही एक मुतासर शख्स की दरख्वास्त पर यह फ्रॉडिया FIA की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम कहता है कि इसके नाम के साथ कर्नल तो बस इत्तेफाकन लिख दिया गया है। मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूँ, मैं दुनिया में रहता हूँ, मेरा लेन देन भी लोगों के साथ है। मैंने जिस दुकान से अपनी बेटी के लिए वो फर्नीचर ख़रीदा था, मेरे एक दोस्त हैं कर्नल साहब, उन्होंने मुझे उधर रेफ़र किया था। उस लड़के ने मुझसे पूछा है कि किस नाम की रसीद बनानी। मैंने कहा जी नदीम की। और कहता है जी वो कर्नल साहब का नाम लिखना। मैंने कहा मार्फत उनका लिख दो। अब उसने अगर रसीद गलत बना दी है तो उसमें मेरा क्या फ़ॉल्ट है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुलजिम ने इसके बच्चों को बरतानिया भेजने का झांसा देकर 21,90,000 रुपए ऐंठ लिए। मुलजिम इतना चालाक है कि सरकार की नजरों में धूल झोंकने के लिए इसने अपना बैंक अकाउंट तक नहीं खुलवाया, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने बेटे के बैंक अकाउंट का चेक इस्तेमाल करता था। FIA का कहना है कि शिकायत की छानबीन के बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूछगछ के लिए बारहा बुलाने के बावजूद जब राय नदीम ना आया तो इसे बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले मुलजिम ने फरार के हथकंडे भी इस्तेमाल किए, लेकिन नाकाम रहा। FIA के हत्थे चढ़ने पर क्या कहानी सुनाई, इसी की जुबानी जान लें। मेरा एक बंदे के साथ लेन देन है और उन्होंने एप्लीकेशन दी है जिसकी मैं 3 मरतबा इंक्वायरी भी यहाँ पे भुगत चुका हूँ आके। ये हुजाज खादमीन का था एक, और उसमें वो जो 5 लाख रुपए का मामला था वो मैं उनको पे कर चुका हूँ। एक एफ़र्ट थी, उनको बताया था कि ये हो सकता है, लेकिन वो जब वीज़े नहीं लगे तो उनको हर चीज़ वापस कर दी। वो जहाँ के वहाँ पे अपना मक्का में मदीना में जो है वो अपनी उनकी ड्यूटी लगती है और वो उनकी खिदमत करते हैं जो भी वहाँ की हुकूमत लेती है उनसे। वो आगे से कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से नहीं हो सका, सो उनको पैसे और हर चीज़ उनकी डॉक्यूमेंटेशन सारी वापस हो गई थी। मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता था, जो कि अभी मालिक की डेथ के बाद जो है ना फ़िलहाल तो वहाँ से वो मामलात डंप हुए हुए हैं। पता नहीं अब आगे वो चलती नहीं चलती, वो तो बात की बात है। उससे पहले मैं लाहौर में जब था तो मैं जंग अखबार से मेरी स्टार्टिंग थी एज ए जर्नलिस्ट, और कुछ 4-5 साल मैंने जॉब की। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान पोस्ट में चला गया था। फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब्स ही रही हैं। वो थी उस वक्त जो पाकिस्तान पोस्ट वाली थी, वो एडहॉक बेसिस के ऊपर थी। वो 3 सालों के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था उसका। उसके बाद फिर प्राइवेट सर्विसेज ही की हैं जो भी की हैं। ये जो मेरा मुद्दई है उस केस में, उसने 21,90,000 का बनाया है। मैंने उनको जो चेक दिया था 3,60,000 का था, 4 लाख लिया हुआ था। चेक मैंने अपने बेटे को दिया था क्योंकि उसका अकाउंट था। और मैंने उनको कहा था कि इस अकाउंट में पैसे नहीं हैं लेकिन आ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो भी एक हालात ऐसे नहीं बने कि अकाउंट में पैसे ना आ सके, जिसकी वजह से फिर वो बाउंस हो गया चेक। लेकिन उसके बाद फिर एक जरगा हुआ हमारा, उन्होंने ही किया था उस पार्टी ने। उस जरगे में जो है ना हमारी तू में बल्कि हाथापाई हो गई थी। मुलजिम का ये भी दावा है कि लाहौर में इसकी बहुत सी ज़मीनें हैं और वो तामीराती ठेकेदार है। ये मुलजिम गुज़िश्ता 3-4 साल से रेंट पर लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करता था, जिनका ये माहाना तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपए अदा करता था। मुलजिम का इस हवाले से भी एक कारनामा सुन लीजिए। इनकी गाड़ी से लाइट मिली है
جو पुलिस के या आर्मी के उसमें इस्तेमाल होती है। मेरे पास वो जो गाड़ी है वो एक रेंट की गाड़ी है। वो एक मेरे रिश्तेदार की, उसने मुझे कहा था कि यार ये आप इस्लामाबाद जा रहे हो ना, मैं भी आना है मैंने, लेकिन ये आप फलां मैकेनिक को दे देना, ये ठीक करनी है। वो एमपी है वो, ठीक है ना। मैं उसको सही बात आपको बता रहा हूँ, मैं अगर यूज़ कर रहा होता तो मैंने वो लगा के आता मैं उसको, तो मैंने उसको जिस तरह मुझे उसने पकड़ाई है मैं उसी तरह मैंने सीट के नीचे रख दी है उसको। अगर तो एक्टिव लाइट इनको मिली है चलती हुई, वो तो पैक हो के गाड़ी की सीट के पीछे पड़ी हुई है। नहीं थी मेरी गाड़ी में, लेकिन वो मेरी लाइट है भी नहीं ना, मैं रखता हूँ इसलिए कि या तो मुझे यूज़ करते हुए मेरा सर इतना ट्रैवल, लाहौर जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, आज तक कोई बंदा ये साबित कर दे कि मैंने लाइट को यूज़ की है। FIA के मुताबिक खोज लगाने पर मुलजिम के इस झूठ का पोल भी खुल गया। बाकायदा मैंने स्टेटमेंट ली है मुद्दईयान की, जो गाड़ी को काम करते हैं, जिनके पास ये लगवाने जाते थे, उन्होंने आके बाकायदा इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये एक नहीं, हमने 3-4 लाइटें लगवा के दी है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस शख्स के हाथों लुटने वालों से राबते की अपील भी की है ताकि कानून मुतासरीन की दादरसी कर सके। मुलजिम हर इल्ज़ाम पर कोई ना कोई तावील दे रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, लेकिन क्या हकीकत है और क्या अफसाना? अदालत में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब कहानी शहर इक़्तिदार में स्ट्रीट क्राइम्स और शहरियों के एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ की। इस्लामाबाद के शहरी घरों से निकलते हुए डरते हैं। किसी भी सड़क, गली या चौक चौराहे पर लूट जाने का धड़का जो लगा रहता है, क्योंकि इन्हें राह चलते लूट मार का शिकार बनाया है झपटा गैंग ने। शहर में दंदनाते लुटेरे आवाम ही नहीं, खुद पुलिस के लिए भी दर्द सर बने हुए हैं। देखिए ये ऐसे है कि स्ट्रीट क्राइम चूँकि काफ़ी अरसे से दोनों शहरों को, पिंडी इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम की जो है वो चल रही है सिलसिला, तो उसी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हमें ये टास्क मिले हुए हैं कि जो स्नैचर्स हैं या स्ट्रीट रॉबरीज या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुलजमान कितने भी चालाक और होशियार हों, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। तभी तो इस्लामाबाद पुलिस ने भी ऐसे ही एक झपटा गैंग को झपट लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी की कहानी और तरीक़ा वारदात भी जान लें। झपटा गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने 2 लड़के उठाए, तो जब मज़ीद हमने तफ्तीश की तो वो पता ये चला कि जो पुलिस स्टेशन शम्स कॉलोनी है और थाना सब्ज़ी मंडी जो है, इसके एरिए में ये 2 लड़के मोटर बाइक पे अक्सर होते हैं। और नॉर्मली कोई भी खातून या कोई भी साहब अगर टेलीफोन सुन रहे हैं या उनके हाथ में पर्स है तो ये बड़े आराम से आते हैं, पीछे से झपटा मार के उनका पर्स उतार लिया, फ़ोन छीन लिया। और बाज़ औक़ात ये भी है कि अगर इन्हें गन पॉइंट पे भी बाज़ औक़ात लोगों को रख के तो ये चीज़ें छीन के ये फ़रार हो जाते थे। तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके ऊपर ये दोनों लड़के अरेस्ट हुए, तो 3 हमने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए हैं और 6 के लगभग शायद मोबाइल, कुछ नकदी, मोटरसाइकिल और ये चीज़ें रिकवर हैं और मज़ीद भी तफ्तीश हो रही है। ये होंडा 125 मोटरसाइकिल पे होते हैं, बदून नंबर मोटरसाइकिल होता है, एक फ्रंट पे चला रहा होता है, कभी कभार इन्होंने मास्क पहने होते हैं, ज़्यादातर इन्होंने हेलमेट पहने होते हैं। बिल्कुल यंग लड़के हैं, कम उम्र लड़के हैं। और जो बंदा पैदल जा रहा है या किसी स्टॉप पे खड़ा हुआ है, ये 10 स्पीड से आते हैं, इंतहाई ख़तरनाक स्पीड से आते हैं और झपटा मार के मोटरसाइकिल पर ये मोबाइल और कीमती मोबाइल ले जाते हैं और इसको अफगानिस्तान और इस तरह शिफ्ट कर देते हैं। ज़्यादातर ये अफगानी हैं, शादी लोग हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। इस्लामाबाद हो या दीगर इलाकों से इस शहर रोजगार के लिए आने वाले अक्सरियत कानून पसंद शहरियों की है, लेकिन इस भीड़ में कुछ काली भेड़ें भी आ जाती हैं। झपटा गैंग के मुलजमान भी इन्हीं में से हैं। एक मुलजम समीउल्लाह है और एक रियासत है, दोनों का तल्लक बाजोड़ एजेंसी से है। और इस्लामाबाद का एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे जो लोकल क्रिमिनल्स हैं वो कम हैं और ये काफ़ी सारे हमारे क्रिमिनल्स जो हैं KP से, हज़ारा से, कश्मीर से, पंजाब, अंदरूनी पंजाब वाली साइड से, इधर से ये लोग आते हैं, अपना जुर्म करते हैं और उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाते हैं। गैर मकामी मुलजमान पर हाथ डालना तो मुश्किल होता है, लेकिन कानून के हत्थे चढ़कर भी अक्सर वो बच निकलते हैं और मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता। DSP हाकिम खान ने इस हवाले से पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदालती निज़ाम की खामियां भी बड़े खुले दिल से तस्लीम की।
बड़ी लंबी चौड़ी बहस है कानून की, वो जो उसमें है, लेकिन जो मेन मुझे एक चीज़ जो समझ आई है कि वो बाज़ों का जो मुद्दई होता है वो बैठ जाता है जब उसको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर एक और इसमें मैंने देखा है कि जो मुल्ज़मान होते हैं वो समहाउ जो कंप्लेनेंट होता है उसको उसका कोई बंदा या उसकी फैमिली उनसे रब्ता करती है, उनका नुकसान पूरा करने की वो कोशिश करते हैं या डराते धमकाते हैं। तो वो एक ऐसा अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे के अंदर कि वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता मुकदमा जल्दी, तो जिसकी वजह से मुद्दई भी जान छोड़ जाता है, उसका हौसला टूट जाता है, वो पीछे हट जाता है केस से। फिर कई जगहों पे ऐसा होता है कि हमारी प्रोसिक्यूशन में भी प्रॉब्लम आता है, कमज़ोरियाँ आती हैं। फिर कई जगहों पे हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी जो एविडेंस हमें इकट्ठी करनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से एविडेंस नहीं ली जाती, उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता। कभी हमारा जो कोर्ट में जाके उसको प्रेजेंट करने का जो अंदाज़ होता है वो भी शायद प्रॉपर नहीं हो पाता, तो जिसका फ़ायदा ये मुल्ज़मान उठाते हैं और जल्दी रहा हो जाते हैं। हामियों और महदूद वसाइल के बावजूद कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो अपना काम करके रहता है। देर सवेर से ही सही जराइम पेशा अनासिर अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचते हैं। जब तक गैंग के बाद बात करते हैं इससे भी बड़े और ख़तरनाक जराइम पेशा गिरोह की। ये है हाजी गैंग, अफगान हाजी गैंग। गिरोह का सरगना है हलीम उर्फ हाजी। इसके अतराफ़े जुर्म की कहानी खुद इसी की ज़ुबानी जान लीजिए। मेरा नाम हलीम ख़ान है और हाजी नाम के बुलाते हैं। मैं यहीं पे रहता था बचपन पे, और ये जो दो लड़के हैं छोटे, ये रिश्तेदार भी लगते हैं, गांव के भी हैं। दो लड़के मोटरसाइकिलों में आ जाते थे या तीन लड़के, तो मोटरसाइकिल को पकड़ लेते, पर्स और मोबाइल और मोटरसाइकिल हम ले लेते थे। शहरी ऐसे जराइम पेशा गिरोहों से खबरदार रहें, मोहतात रहें। किसी वीरान जगह पर बाइक न रोकें। खैरियत और सलामती अजीज है तो सिग्नल, किसी मोड़ या यू टर्न पर रहना होगा बहुत होशियार, क्योंकि हाजी अफगान जैसे खतरनाक गैंग से कहीं भी पाला पड़ सकता है। और ये हैं अफ़गानी है 6 के 6, और ये रेंट पे लेके बैठक्स वगैरह और ये रहते हैं, और ये अपना जो है जाए रिहाइश तब्दील करते रहते हैं ताकि हम ना हो पकड़े जाएं। तो ये जो अलीम है ये काफ़ी सख्त मिजाज आदमी है, ये बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग करता है, और इसने कई मुद्दइयों पे भी फायरिंग की है, और उस दिन खुशकिस्मती से हम लोग बच गए हैं। इसके पिस्टल में और चैम्बर में गोली थी, और इसको मौका नहीं मिला कि इसका 9mm पिस्टल में चैम्बर में गोली थी। बिल्कुल लोड रखता है, और ये हमारी भी खुशकिस्मती है और इसकी हार्ड लाक है कि हम लोगों ने इसको मौका ही नहीं दिया कोई वो इस किस्म की एक्टिविटी करता या इसके साथ ही करते। तो तमाम के पास पिस्टल थे, तमाम 6 के 6 पिस्टल भी मिले हैं और मोटरसाइकिल भी मिले हैं, इनसे मोबाइल्स भी मिले हैं, और ये काफ़ी सख्त मिजाज लोग हैं। वफाकी पुलिस का कहना है कि अफगान डकैतों का ये खतरनाक गिरोह खतरनाक होने के साथ साथ चालाक भी है। अपनी वारदातों के लिए ये मुल्ज़मान अमूमन वीरान मकामात का इंतखाब करते थे और लूट मार के बाद फ़ौरन गायब हो जाते थे। इन तक पहुंचना पुलिस के लिए इंतहाई मुश्किल टास्क था। IGP रोड, हमारे जंगी शहीदों वाला GT रोड हो गया, और चाकरे के इलाके में, रावलपिंडी के इलाके में ये वारदातें कर रहे थे। ये हलीम उर्फ हाजी जो है 2013 से एक्टिव था। इस दौरान ये 1-2 दफ़ा जेल भी गए, जेल से रिहा हुए। ये आता था, वारदात करता था, महीना 2 महीने काम किया, उसके बाद वापस अफ़गानिस्तान चला गया, और पुलिस इसको ढूंढ रही थी। सबसे पहले ये देखते थे नया 125 जो रोड पे जा रहा है उसको फॉलो करते थे। ये 2 मोटरसाइकिल होते थे इनके पास, 2 मोटरसाइकिलों पे ये 4 लड़के बैठे होते थे। जैसे ही वो बाइक किसी ऐसी जगह पे जाता था, कोई यू टर्न लेने लगे या सिग्नल करीब है, उसने मोटरसाइकिल आस्ता की है, तो ये फ़ौरन उसके आगे मोटरसाइकिल लगा के उसको रोक लेते थे। रोकने के बाद 2 नीचे उतर के उसकी तरफ पिस्टल सीधे एम कर लेते थे, और एक उसकी तलाशी लेता था, और एक बाइक के ऊपर बैठा रहता था, और तलाशी ले कर उससे मोबाइल फ़ोन, कैश और मोटरसाइकिल छीन के फिर ख़ुद भी बैठते थे, उस बाइक भी बैठ जाता था, और ये वहाँ से लेकर उस बाइक को भी और चीज़ों को भी गायब हो जाते थे। सबसे हमारे लिए जो मुश्किल एरिया था वो IGP रोड था, क्योंकि वो थोड़ा उसका रोड भी ख़राब हुआ हुआ है, गाड़ियों की स्पीड स्लो होती है, जिसका ये फ़ायदा जो मुल्ज़मान ले लेते हैं।
تو لوگوں کو چاہیے کہ جو اسپیشلی جو سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی جگہ فون سننے کے لیے یا بائکی والے ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پہ گیدرنگ ہو، لوگ موجود ہوں، لائٹ موجود ہو، روشنی موجود ہو. تو یہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بھی جگہ جب بریک لگاتے ہیں اپنی بائک کی ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ تھوڑی گیدرنگ موجود ہو. ملزمان عادی مجرم ہیں، فرضی ناموں سے کام کرتے ہیں. پکڑے جانے کی صورت میں چھوٹنے کے لیے اخراجات کا انتظام پہلے سے کر کے رکھتے ہیں اور سزا ہونے کی صورت میں گینگ کا گندا دھندا چلتا رکھنے کی بھی پیش کی تیاری کی جاتی ہے. اس میں کچھ تو وہ ہیں جو 12-13 سال سے وہ کر رہے ہیں. اب حاجی جب اس نے شروع میں جب جیل گیا تھا، یہ 13 سال کی عمر میں جیل گیا تھا. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ گیا، اس وقت اس کی 16-17 سال عمر تھی. اب یہ تقریباً ہے 24-25 سال کا. ایک دفعہ تو یہ اپنی سزا پوری کر کے 1 سال اس کو سزا ہوئی تھی وہ پوری کر کے نکلا تھا. ایک دفعہ اس کی بیل ہوئی تھی، چونکہ اس کا بھائی بھی آلریڈی جیل میں ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ خود جب جیل چلے جاتے ہیں پیچھے ان کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ اپنے پیسے جمع کراتے رہتے ہیں پہلے ہی، تو وہ ان لوگوں کی ضمانت کرا لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ کچھ لڑکے ہیں وہ کم عمر ہیں. باقی رضوان اور محب جو ہیں وہ تقریباً 24-25 سال کے ہیں. وہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے تھے. محب اور رضوان اس سے پہلے نہیں پکڑے گئے تھے، وہ فرسٹ ٹائم پکڑے گئے ہیں. باقی جو کم عمر ہیں وہ ابھی اس نے اپنے ساتھ جوائن کیے تھے. اس کی فیملی کے لوگ تھے، ان کو یہ لے کے آیا تھا تاکہ مل کے ایک انہوں نے گینگ بنائی اور آگے یہ آپریٹ کر رہے تھے. اصل اس کے مختلف نک نیم تھے، حاجی، حلیم، قاسم، اس طرح کے مختلف اس نے اپنے نام رکھے ہوئے تھے. وہ صرف اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ جو جن لڑکوں کو یہ ساتھ ملاتا تھا تو اس کو اس کا اصل نام نہ پتہ چل سکے کہ اصل نام کیا ہے، تاکہ اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہ رہے کہ یہ کہاں ہے، کون ہے، کہاں کا رہنے والے. پھر اس کے ساتھ کچھ لڑکے تھے جو پچھلے دنوں پکڑے گئے تھے تھانہ نیو ٹاؤن میں. اس سے کافی چیزیں کلیئر ہوئیں کہ اس کا اصل نام کیا ہے اور یہ کس ایریے میں ایکٹیو ہے اور کام کر رہا ہے. تو اپنا نام چھپانے کے لیے، اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے نک نیم سے جو ہے پہچانا جاتا تھا. یہ گینگ اس طرح بناتے ہیں کہ ابھی یہ دو جب کوئی ایک جیل میں جاتا ہے دوسرا بچ جاتا ہے وہ ساتھ بنا لیتا ہے. جیسے رضوان ہے یا مصباح، اس کا یہ سارے پھر یہ بچے ساتھ ملا لیتے ہیں. بعض دفعہ یہ بچے جو ہیں یہ بائک چلاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ پیچھے واردات کرتے ہیں، لوگوں سے اسلحہ دکھا کے پیسے لیتے ہیں. یہ ٹرن بائی ٹرن چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن آج جب ہم نے پکڑا ہے تو یہ اکٹھے ہی تھے. یہ خطرناک گینگ شہریوں کے لیے خوف کی علامت اور پولیس کے لیے چھلاوا بنا ہوا تھا. ملزمان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے جتن تو بہت کرنا پڑے لیکن پولیس نے بھی ہار نہیں مانی اور گروہ کو پکڑ کر ہی دم لیا. اس کو ہم نے ٹریس کیا تھا CCTV فوٹیج کی مدد سے. اس کے روٹ ہم نے سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کیے کہ کس راستے سے آتے ہیں، کس سے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے اس کی جو خفیہ سرویلنس جو تھی وہ لگائی ہم نے، اور اس کے جو ساتھی تھے ان کے سارے نام ہم نے ٹریس کیے. ٹریس کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم نے ان تک پہنچے. ہم نے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی. پہلے یہ علیم صاحب چلان شدہ ہیں، ملزم ہیں ابھی، وہ مخبر کے اطلاع بھی تھی. پھر ہم نے اس کی CDRs وغیرہ لی تو ان کی تمام کی لوکیشن ہمارے تینوں تھانوں کے سرکل میں آئی. اس پر ہم نے کام کیا تو ان کو ہم نے ٹریس کیا ہے. اور ان سے پھر وہ جو IGP روڈ پہ شمس کالونی کے ایریے میں، نون کے جنگی سیدہ والے ایریے میں جو موٹر سائیکل وغیرہ یہ چھینتے تھے اسلحے کے نوک پہ، وہ بھی ہم نے 6 قریب ہم نے ریکور کیے ہیں. پھر اسی طرح جو موبائل چھینتے تھے وہ بھی 16 موبائل بھی ہم نے ان سے برآمد کیے، جس میں آئی فون بھی ہے. ملزمان لوٹ کا مال ٹھکانے کیسے لگاتے یہ بھی جان لیجئے. اصل ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ جو موبائل فون ہوتے تھے وہ یہاں پر تو چلنے مشکل ہوتے تھے پاکستان میں. اب یہ کرتے ہیں کہ وہ سارے اکٹھے کر لیتے ہیں. جس دن انہوں نے جانا ہوتا ہے افغانستان، یہ ان موبائلوں کو لے کے افغانستان چلے جاتے ہیں، وہاں پہ بیچتے ہیں. بیچ کے پیسے آپس میں یہ لوگ تقسیم کر لیتے ہیں. دوسرا یہ جو موٹر سائیکل تھے یہ بھی اسی طرح تھا کہ کوئی پشاور سائڈ پہ، محمد ایجنسی والی سائڈ پہ، مختلف سائڈوں پہ یہ جا کے فروخت کر دیتے تھے. اور ابھی انہوں نے اکٹھے کیے تھے یہ والے جو ابھی ہم نے پکڑے ہیں. انہوں نے لے کے جانے تھے لیکن وہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کارروائی کی. پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری اکثر شناخت پریڈ یا شہادتوں کے لیے نہیں جاتے، اسی لیے یہ لوگ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ اپیل کی گئی ہے کہ شہری شناخت پریڈ میں تعاون کریں تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اندر رہیں اور باہر کے لوگ محفوظ رہ سکیں. ناظرین، آج کے پروگرام کے تینوں واقعات میں ایک بات واضح اور مشترک ہے کہ قانون کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جرائم پیشہ عناصر کو دھر لیتا ہے اور انہیں اپنی سزا کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑتا ہے.
اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے واقعات ہیں تو ہم سے شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہم انہیں سامنے لا کر عوام میں آگاہی اور شعور اجاگر کر سکیں۔ ہمارے پروگرام میں کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔